नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन अकेडमी आसिन के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता ही कि आपका जो सिलेबस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है और हमने उस पर लेकर एक मैंने केमिस्ट्री के ऊपर लगभग 45 मिनट के आसपास का एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से किस टॉपिक की तैयारी आपको करनी है और कौन से टॉपिक पर विशेष तौर से ध्यान आपको देना है। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो अपना जो 10वां जो चैप्टर है हेलोजन व्युत्पन्न वो प्रारंभ कर रखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी जो डाई हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बनाने की विधियां क्या होती है, जेम डाई हेलाइड क्या होते हैं, विस डाई हेलाइड क्या होते हैं, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड क्या होते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इनके रासायनिक गुण कोई विशेष नहीं है और नया टॉपिक में इनको हटा भी दिया गया है, कोई ज्यादा इनसे पूछे जाने की संभावना नहीं है। आज जो हमारा जो मुख्य टॉपिक रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेलो एरिन। हेलो एल्केन क्या होते हैं ये हम बात कर चुके हैं और आज का जो अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है हेलो एरिन। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा हेलो एरिन। हेलो एरिन क्या होते हैं और इसको बनाने की जो प्रमुख विधियां है इसको अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ARX। यहाँ पर AR का मतलब एरोमेटिक है। AR का मतलब यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक, आर्गन नहीं है। AR का मतलब यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, एरोमेटिक। ठीक है, या अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था इसको कैपिटल में लिख दो, AR एरोमेटिक लिख दो। ठीक है, यानी AR का मतलब यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक। तो हेलो एरिन क्या है इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इसको बनाने की जो प्रमुख विधियां कौन कौन सी है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। यहां से क्वेश्चन बनने की सीधी संभावना है, सीधा अभिक्रिया का नाम दिया होगा और पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो इसको लेकर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि मेरे जो ये जो वीडियो है ये कक्षा 12 के ऊपर बेस है। यहाँ पर नीट या जेईई का मैं भी आपको नहीं कराऊंगा, इसके लिए हमने पहले बताया था कि हम एक विशेष श्रृंखला लेकर आएंगे जिसमें नीट और जेईई के हम वीडियो अपलोड करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 को लेकर, क्योंकि हमारा जो पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि कक्षा 12 का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवाया जाए। और दूसरी क्या कि बार बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर कोर्स बहुत धीरे हो रहा है, ये हो रहा है। देखो, कोर्स की चिंता आप मत करो, वो चीज हमारे पे छोड़ दो। हमें भी चिंता है कि आपका कोर्स करवाना है, लेकिन आपको जितना पढ़ाया है ना आप उसको पढ़ो। पहले आप ये सोचो कि जो पढ़ा दिया है उसमें आपने कितना पढ़ रखा है, क्या हमने जो 3 से 4 चैप्टर जो कंप्लीट करवा दिए हैं क्या वो आपको आते हैं कंप्लीटली, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप आगे की सोचो। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको कहा था कि दिसंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा और ये मेरी गारंटी है, मैं दिसंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, जैसे भी मुझे करना है मैं कराऊंगा, लेकिन अच्छे से कराऊंगा, यानी कि नॉर्मली कोर्स करा दिया कराएंगे, अच्छे से करवाएंगे। तो बिना अपन किसी टाइम वेस्ट किए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। हेलो एरिन क्या होते हैं देखिएगा। हेलो एरिन को समझने से पहले अपन बात करते हैं एरोमेटिक यौगिक के बारे में। एरोमेटिक यौगिक के बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा। एरोमेटिक क्या होते हैं इसके बारे में आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक है, जिसके यानी जो क्या हो, जिसके सभी परमाणु का संकरण कैसा हो, sp2 हो और जो किसका नियम का पालन करता हो, हक्कल के नियम का पालन करते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे हो, विस्थानीकृत हो सकते हो, इस प्रकार की जो शर्तों का जो पालन करता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो ये आपने 11th में पढ़ चुके हो आप, हक्कल का नियम क्या होता है और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द होता है एरोमा। एरोमेटिक जो शब्द है ग्रीक शब्द होता है एरोमा, एरोमा से मिलकर बना होता है और एरोमा का मतलब होता है सुगंध। यानी प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर वो एक विशेष प्रकार की गंध के साथ जलते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें जलाने पर वो एक विशेष प्रकार की गंध के साथ जलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो ऐसा पहले माना जाता था। अब देखिए एरोमेटिक के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ हम जो बात करेंगे मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे, बेंजीन की बात करेंगे। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6। बेंजीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H6। अगर मैं इसकी संरचना बना के लिखूं, खोल के लिखूं, देखो बिल्कुल ये कार्बन, इसमें 6 कार्बन है, तो मैं इसको बिल्कुल आपके सामने 0 लेवल से शुरू कर रहा हूं मैं। देखिएगा ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है बेंजीन की, और प्रत्येक कार्बन जो होता है वो द्विबंधित होता है। इसमें एकल, इस तरह से एकांतर क्रम में क्या होता है, द्विबंधी। यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा, इधर ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से जो बेंजीन होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता है वो भी पूरी हो रही है और प्रत्येक कार्बन जो है 4 बंध से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। यानी 6 कार्बन हो गए और 6 के 6 क्या हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए। इसको हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं।
कार्बन को और हाइड्रोजन को अपन नहीं लिखते हैं और इस तरह से अपन इसको बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये बंद है तो मैं यहाँ पे ये बंद बना दूंगा। ये जो किनारे ये किसको बताते हैं, कार्बन को बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये बंद है, मैं यहाँ पे बना दूंगा, और यहाँ पर है तो मैं यहाँ पे बना दूंगा। देखिए ये बंद यहाँ पे भी हो सकता है, या ये बंद जो होता है इसके अंदर विस्थानीकृत होते रहते हैं, क्योंकि ये जो पाई बंद है, पाई बंद के जो इलेक्ट्रॉन, यानी ये बंद अगर यहाँ पर आ जाएगा इस जगह पे, तो ये बंद कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये बंद कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। इस प्रकार से ये बंद क्या होते रहते हैं, इसके अंदर घूमते रहते हैं, ठीक है, अनुनाद के कारण। इसलिए हम इसमें क्या बना देते हैं, इस प्रकार से गोला बना देते हैं। क्या बना देते हैं, गोला बना देते हैं इस तरह से। यानी अपन नॉर्मली जनरली बेंजीन को ऐसे बता देते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण क्या होता है, ये जो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये लगातार क्या होते रहते हैं, विस्थानीकृत होते रहते हैं, ठीक है। यानी ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इस प्रकार से। तो ये अपनी स्थिति जो है उसको बदलते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बना देते हैं, इस प्रकार से गोले के रूप में बना देते हैं। यानी जनरली मैं बेंजीन को ऐसे लिखूंगा आगे, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि ये जो 6 कोने जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन पर क्या है, कार्बन, और प्रत्येक कार्बन के ऊपर एक क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो आगे मैं बेंजीन को इस प्रकार से लिखूंगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं हेलो एरिन क्या होता है, ठीक है, इसको मिटा दें। चलो हेलो एरिन की अगर हम बात करें तो हेलो एरिन जो है हम वो किसे कहेंगे। देखिए इधर ये एक बेंजीन है जो कि आप कह सकते हो कि ये एक एरोमेटिक यौगिक है, ठीक है। इसकी क्रिया अगर मान लो मैं किसी हेलोजन से करवाता हूं, किससे करवाता हूं, हेलोजन से, तो ये हेलोजन क्या करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन को निकालेगा और उस पर क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा इस तरह से। कौन जुड़ गया, ये हेलोजन। अब देखो जहां से हेलोजन जुड़ेगा यहां से, तो यहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये हेलोजन यानी बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। क्या निकल जाएगा, HCl। इसी को अपन बोलेंगे हेलो एरिन। क्या बोलेंगे, हेलो एरिन कह सकते हो, या और बोल सकते हो एरिल हैलाइड। क्या कह सकते हो, एरिल हैलाइड। जैसा कि अपन पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जब हेलोजन सीधा किससे जुड़ा हो, बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, एरिल हैलाइड कह सकते हैं। क्लियर। तो इसकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है, देखिएगा हेलो एरिन की, कि जब एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, जब एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उस यौगिक को या प्राप्त यौगिक को हम क्या कहते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। जब एरोमेटिक यौगिक के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं एरिल हैलाइड के लेकर। इसके नामकरण की यहां पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। नामकरण की अगर मैं बात करूं तो आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हो, नामकरण के बारे में भी, इसका नामकरण किस तरह से किया जाता है, और जरूरत पड़ी तो इनके नामकरण का हम एक अलग से बहुत जल्दी जो है इसका वीडियो बनाने वाले हैं, ताकि उसमें सभी प्रकार के जो नामकरण है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी जो नामकरण होंगे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी जो लंबा वीडियो बनेगा, मैं नामकरण जो है यूपीएससी नामकरण वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करके आपको या 5 से 10 दिन के अंदर आपको एक वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि उसमें सभी प्रकार के जो नामकरण है, नामकरण मैं अलग से नहीं करूंगा, उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो कक्षा 11 के लिए भी होगा, कक्षा 12 के लिए भी होगा, या नीट जेई सब के लिए वो एक ही वीडियो होगा, जिसमें सभी प्रकार के आईयूपीएससी नामकरण और सामान्य नामकरण जितने भी जो नियम है सारे का सारा नामकरण मैं एक ही वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल करा दूंगा। 2-3 घंटे का जो भी बनेगा उसमें से अच्छे से उसमें आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं कार्बन और जो एरिल हैलाइड है, इनके बीच में जो बंध की जो प्रकृति होती है, ठीक है। यानी एरिल हैलाइड में जो बंध की प्रकृति होती है वो किस प्रकार से होती है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा ये आपका क्या है, एरिल हैलाइड है। इस तरह से मैं इधर बना देता हूं, यहां पे ये बंद होगा, इधर ये बंद होगा, और एक यहां पे बंद होगा। इसके ऊपर मान लो कि ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, हेलोजन को यहां पे मैं क्लोरीन जोड़ देता हूं। इस प्रकार से ये इसके पास ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इस प्रकार से इसे अपन कह सकते हैं लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर, ठीक है। जनरली जो क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बंध लंबाई जो होती है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम। यानी कार्बन और हेलोजन के बीच की जो लंबाई होती है
बंद लंबाई ये होती है लगभग 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 1.77 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की बंद लंबाई होती है। लेकिन अगर अपन बात करें एरिल हैलाइड के अंदर, इसमें अगर अपन बात करें, ये मैं बात कर रहा हूं किसके बीच में, जैसे मान लो CH3 CH2Cl, यहां पर जो बंद लंबाई होगी ये होगी कितनी, 1.77 एंगस्ट्रॉम होगी, ठीक है, एल्किल हैलाइड में। लेकिन अगर अपन बात करें एरिल हैलाइड के अंदर, तो ये जो बंद लंबाई होती है ना इनके बीच में, ठीक है, तो ये बंद लंबाई होती है 1.60 एंगस्ट्रॉम, यानी इसकी तुलना में बंद लंबाई क्या होती है, कम होती है। ये बंद लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है अनुनाद। अनुनाद के कारण क्या होता है कि कार्बन और हेलोजन के बीच में आंशिक द्विबंध आ जाता है। कार्बन और हेलोजन के बीच में क्या जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है, जिसके कारण आंशिक द्विबंध आने के कारण इसकी जो बंद लंबाई है वो 1.77 से घटकर कितनी हो जाती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर अनुनाद कैसे होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके अंदर अनुनाद किस प्रकार से होता है। देखिएगा यहां पर क्या होता है कि ये जो हेलोजन है ये दर्शाता है प्लस आर प्रभाव दर्शाता है, प्लस आर कह सकते हो या प्लस एम कह सकते हो, ठीक है, धनात्मक अनुनाद या मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक प्रभाव कह सकते हैं। देखिए प्लस आर प्रभाव क्या होता है कि जब कोई यौगिक, जैसे ये है, जब कोई परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन वलय में दान करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस तरफ हो, बेंजीन वलय की तरफ हो। देखिएगा इधर ध्यान से, मैं दो उदाहरण बता रहा हूं आपको, प्लस आर और माइनस आर क्या होता है। देखिए प्लस आर क्या होगा और माइनस आर क्या होगा, यहां पे मैं बता देता हूं। जैसे आप देख सकते हो कि ये आपके पास एक बेंजीन है, ये एक बेंजीन रिंग हो गई, और इसके ऊपर मान लो कि कोई भी एक ये हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये अपन एग्जांपल लेते हैं, ये मान लो आपके पास एक बेंजीन रिंग हो गई और इस पर मान लो कि ये कोई NO2 जुड़ा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो कि यदि इलेक्ट्रॉन का विस्थापन यहां होगा तो ये इस तरह से ये चलेगा इसके अंदर, यानी इलेक्ट्रॉन कहां आए, बेंजीन वलय के अंदर आए। इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर दान किए जाते हैं तो उसे अपन बोलते हैं प्लस आर प्रभाव। और इसमें क्या होगा कि ये बंद इधर जाएगा इस तरफ, ठीक है, तो ये कहां जाएगा, यहां। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेंजीन वलय से क्या गए, बाहर गए। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि इसमें तो क्या होगा, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा, और इसमें क्या होगा, बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय से क्या, देखो देखो बाहर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये बेंजीन वलय से बाहर जा रहे हैं, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर आ रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के अंदर दान किए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लस आर प्रभाव, और जब इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय से बाहर जाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं, माइनस आर प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है यानी जो हेलोजन है, ये कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, प्लस आर प्रभाव दर्शाएगा। प्लस आर प्रभाव के कारण क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, अनुनाद होगा। क्या होगा, अनुनाद, ठीक है। अनुनाद के कारण क्या होगा, इसमें आंशिक द्विबंध का गुण आ जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे इस जगह पे, समझिएगा ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे इस कार्बन के ऊपर। तो अगली कंडीशन अपने को क्या मिलेगी, देखिएगा ये क्लोरीन है, अब क्लोरीन के ऊपर देखो जो लोन पेयर थे ये थे, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, और यहां पर कितने बंद आ जाएंगे बच्चों, यहां पर द्विबंध आ जाएगा। देखो एक तो पहले ही था और ये दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो बंद कितने हो गए, द्विबंध हो गया। अब यहां पर बेंजीन वलय के अंदर क्या कंडीशन बनती है ये देखते हैं, देखो अपन। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, यानी ये दो इलेक्ट्रॉन उस पर क्या किया, ये माइनस आ गया। और यहां पर ये बंद है आपका, ये बंद है और ये अगला बंद है। अगली कंडीशन क्या होगी, ये जो देखिए ये इलेक्ट्रॉन ये कहां आएंगे, यहां पर आएंगे, ठीक है। तो ये बंद कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो यहां आपको जो अगली सिचुएशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, देखिएगा, ठीक है। यहां पर अपन देखते हैं कि ये क्लोरीन और इस पर क्या है, ये धनावेश है, ये दो इलेक्ट्रॉन, आप लिखना चाहो तो नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर ये क्या आ गया, द्विबंध। और यहां अगली कंडीशन अपन देखते हैं इसके अंदर अपने को किस तरह से मिलने वाली है। यहां पर ये बंद आ गया, देखो इधर से ये बंद यहां पे बन जाएगा, और यहां पर ये बंद है, ये है ऑलरेडी, और इस बंद के इलेक्ट्रॉन ये यहां पर आ गए, यानी यहां पर क्या आ गया, ये ऋणावेश आ गया। क्या आ गया, ऋणावेश। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, यहां पर जाएंगे, तो ये कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, कहां आ जाएगा, यहां। तो अगली कंडीशन जो अपने को मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, देखो इधर ये क्लोरीन और ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, और यहां पर ये क्या जाएगा, ये द्विबंध, और कंडीशन जो आपको मिलेगी यहां पर ये बंद है, ये है ऑलरेडी, देखो इस तरफ, और यहां पर ये है ये, और यहां पर ये क्या आ गए,
इलेक्ट्रॉन यानी ये क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। अगली जो कंडीशन मिलेगी आपको क्या मिलेगी, ये इधर जाएंगे और ये कहां चला जाएगा, वापस इस पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां अपने को क्या मिलेगा, देखिए यहां हम देख सकते हैं इस तरह से, ये क्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर ये वापस आ गए और यहां पर ये बंद आ गया इस जगह पे, यहां पे ये ऑलरेडी बंद था ही, और ये एक यहां हो गया। इस प्रकार से देखो ये बंद इस प्रकार से इसके अंदर क्या होते हैं, घूमते हैं। तो यहां आप देख सकते हो, अगर मैं इसका संकर अनुनाद बनाना चाहूं, ठीक है, अनुनादी संकर क्या होते हैं वो आप कक्षा 11 में आप पढ़ चुके हो। अनुनाद के बारे में जो आपका जो 13वां जो चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, और अनुनादी संकर अगर इसका मैं बनाऊं तो कैसे बन सकता है, देखो इधर, यानी जो अनुनाद संकर होता है उसको अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से 3 रेखाओं से क्या करते हैं, अलग करते हैं। अनुनाद जो संकर होता है उसको 3 रेखाओं से अलग करते हैं। तो यहां मैं कह सकता हूं कि ये हेलोजन है, और हेलोजन पर क्या आएगा, आंशिक धनावेश लिख सकता हूं, और यहां पर ये क्या जाएगा, द्विबंध, आंशिक द्विबंध, और यहां पे भी क्या आता है, आंशिक द्विबंध। इस जगह पे भी आंशिक द्विबंध, इसमें भी आंशिक द्विबंध, यहां पे भी आंशिक द्विबंध, क्योंकि बंध कहीं पे भी हो सकता है ना, इस तरह से। ठीक है, तो इसको पूर्ण रूप से अगर मैं बनाऊं तो मैं ऐसे बना सकता हूं भाई, इसको गोला है ना ये पूरी तरह से, तो मैं इसको यूं बना सकता हूं अच्छे से आपको यूं। ठीक है, ये क्लोरीन और यहां पर ये आंशिक द्विबंध, ये आंशिक है, इस पर क्या आता है, धनावेश, और यहां पर ये इस तरह से, ये अनुनादी संकर बना सकते हैं इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो हेलोजन जो है वो बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन दान करता है, और इलेक्ट्रॉन के दान करने से क्या होता है कि इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण कार्बन और हेलोजन जो है इनके बीच में आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, और आंशिक द्विबंध के गुण आ जाने के कारण, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाने के कारण क्या होता है, इसकी जो बंध लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। इसकी निर्माण की जो विधियां है उसको लेकर आगे हम बात करते हैं। ठीक है जी, क्लियर। तो ये हो गया आपका एरिल हैलाइड। क्या होता है एरिल हैलाइड, किसे कहेंगे कि ऐसे यौगिक जिनमें, या एरोमेटिक यौगिक, ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाते हैं, हेलोएरिन कहलाते हैं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब हम बात करते हैं इसके निर्माण की विधियों के बारे में, कि निर्माण की विधियां जो है वो क्या होती है, कैसे इसमें होता है। ठीक है जी, चलो आगे चर्चा करते हैं अपन एरिल हैलाइड के निर्माण की विधियां, जिसे अपन कह सकते हैं विरचन की विधि या निर्माण की विधि। निर्माण में क्या होगा उसको लेकर अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। पहली जो विधि है आपकी बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। ठीक है, देखिए हेलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हेलोजन का योग, हेलोजन का योग। अब क्या होता है, देखो लुईस अम्ल की उपस्थिति में, लुईस अम्ल का मतलब होता है निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं या आयरन क्लोराइड ले सकते हैं, कोई सा भी अपन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजीन है, समझिएगा ध्यान से, ये एक बेंजीन है, और इस बेंजीन की क्रिया मैं करा रहा हूं, किसके साथ करा रहा हूं, क्लोरीन के साथ करवा रहा हूं। किसके साथ करवा रहा हूं, क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहां पर एक क्लोरीन यहां जुड़ेगा और यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, जिसे अपन बेंजीन क्लोराइड भी या बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। ठीक है, तो बेंजीन वलय पर क्या हुआ, हेलोजनीकरण, यानी बेंजीन की वलय पर क्या जुड़ा, हेलोजन जुड़ गया, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण कहेंगे। ये जो अभिक्रिया होती है, ये जो अभिक्रिया होती है किसकी उपस्थिति में होती है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, या जिसे अपन कह सकते हैं लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। अब हम देखते हैं इसकी पूरी क्रियाविधि, समझते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से ये होता है। ठीक है, तो इसकी अपन क्रियाविधि देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है जी, चलो इसको मिटा देते हैं और अपन समझते हैं इसकी जो क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, इसको लेकर हम बात करते हैं। क्रियाविधि कैसे होगी देखिएगा।
क्या होगा सबसे पहले देखिएगा, जो Cl2 है ये क्रिया करेगा किससे, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से, और ये बन जाएगा आपका AlCl4 माइनस और बाहर निकल जाएगा Cl प्लस। क्या बन जाएगा, Cl प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब ये Cl प्लस क्या करेगा देखिएगा। अब आगे शुरुआत करते हैं अपन यहां से क्रियाविधि में। ये बेंजीन है और बेंजीन में यहां पर एक हाइड्रोजन भी है, तो मैं इस हाइड्रोजन को भी लिख देता हूं खोल के समझने के लिए। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, चलो एक बार पहले इसको सीधा लिख देते हैं ना, आपकी सुविधा के लिए इसको क्या कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं इस तरह से। ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ का जो हाइड्रोजन है सुविधा के लिए खोल के लिखा मैंने इसको। अब क्या होगा, ये Cl प्लस है। अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये छटपटा रहा है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये छटपटा रहा है क्लोरीन। ठीक है, अब इस क्लोरीन को मिलेगा यहाँ पे पाइबंद। अपन जानते हैं पाइबंद क्या होता है, दुर्बल बंध होता है। क्या होता है, दुर्बल बंध, जो आसानी से टूट सकता है। तो अब क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये अटैक करेगा यहां इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, यहां इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, इस कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। तो अपने को क्या कंडीशन मिलेगी देखिएगा। ठीक है, अगला अपन समझते हैं ध्यान से। यहां पर कौन जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया, और इधर कौन है, ये हाइड्रोजन। यहां का बंध यहां से जा चुका है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। क्या, क्योंकि यहां से देखो इलेक्ट्रॉन चले गए ना यहाँ पे, तो इस कार्बन पर क्या आएगा यार, धनावेश तो आएगा। ठीक है, और यहां पे ये बंध ऑलरेडी है ही इस जगह पे, और ये यहां पे है ही। अब क्या होगा कि यहां से इस जगह से, पहले तो समझिएगा ये जो संरचना बनी ना, जब बेंजीन वलय के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। जब बेंजीन वलय के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश, तो उसे अपन बोलते हैं एरिनियम आयन। क्या बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एरिनियम आयन कहते हैं इसको। एरिनियम आयन किसे कहेंगे, जब बेंजीन वलय पर क्या हो, धनावेश हो। ये बेंजीन वलय के ऊपर क्या गया, धनावेश, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एरिनियम आयन कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिनियम आयन। तो ये बन गया एरिनियम आयन। अब ये एरिनियम आयन क्या करेगा, अनुनाद करेगा, और अनुनाद से क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करेगा। ये जो एरिनियम आयन है ये क्या करेगा, अनुनाद के द्वारा क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करेगा। तो इसमें अनुनाद कैसे होगा देखिएगा। अब इस बंध के इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां पर, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, ऋणावेश, और ये ऋणावेश और ये धनावेश आपस में क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा। तो अगली कंडीशन जो आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी देखिएगा। अगली कंडीशन जो है वो किस प्रकार से आपको मिल सकती है। यहां पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर कौन है, ये क्लोरीन, और यहां पर क्या बन गया, बंध बन गया, इधर ये बंध है ही है, और यहां से जब इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश। ठीक है, अगली कंडीशन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, यहां पर, तो इधर ऋणावेश इधर धनावेश आपस में क्या बना लेंगे, बंध बना लेंगे। और अगली कंडीशन आपको क्या मिलेगी देखिएगा, यहां पर ये क्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और यहां पर ये आएगा तो इधर क्या बन जाएगा, बंध बन जाएगा, और यहां पर ये बंध है ये, और यहां पर क्या आ गया, धनावेश आ गया। क्या आ गया, धनावेश आ गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या होगा यहां पर। अब क्या करेगा, अब यहां पर त्याग करना होगा किसका, हाइड्रोजन का। यहां पर किसका त्याग होगा, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को यहां से निकलना होगा, हाइड्रोजन को यहां से निकलना होगा, तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। ये हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा और ये हाइड्रोजन को मुक्त करेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये एरिनियम आयन के अंदर क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। क्या हो रहा है, एरिनियम आयन में अनुनाद। क्या हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। ठीक है, जैसे ये निकलेगा आपको क्या मिलेगा, इस तरह से यहां पर इस तरह की संरचना आपको एक मिलेगी। यहां से ये यहां पर बंदा आ गया इस जगह पे, यहां पे है ये, यहां पे ये, और ये क्या जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया। ठीक है, तो अगर इसका अपन संकर अनुनाद बनाना चाहें, अपन इसका अगर संकर अनुनाद बनाना चाहे तो हम ऐसे बना सकते हैं कि देखो पूरी संरचना में यहां पर भी धनावेश था, यहां पे भी धनावेश, यहां पे भी धनावेश, यानी बेंजीन वाले की पूरी संरचना में क्या घूम रहा था, धनावेश घूम रहा था, यानी एरिनियम आयन में क्या घूम रहा था, धनावेश। तो इसका अपन अगर अनुनाद संकर बनाना चाहें या अनुनादी संकर, तो इसको अपन यूं बना सकते हैं, भाई अंदर तो क्या है, ये धनावेश पूरी बेंजीन वाले के अंदर घूम रहा था और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे थे, तो इसका अनुनादी संकर इस प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घूम रहे थे और संपूर्ण संरचना में क्या था, धनावेश, और अपन अपनी सुविधा के लिए इसको इस तरह से बना देते हैं।
ये अपन ने बना दिया, ये अंदर गोला बना दिया और ऊपर क्या जुड़ गया, ये क्लोरीन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ये क्लोरीन बनने की। अब बात होती है कि सर जो H+ निकला वो कहां गया? H+ निकला, क्या निकला था? H+। जो H+ निकला था ना, वो देखो ये जो बना था इसके साथ क्रिया करेगा AlCl4- के साथ, तो ये क्या बना देगा? AlCl3 और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। देखिएगा अभिक्रिया में एल्यूमिनियम कैसा था? एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसा था? AlCl3 के रूप में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वापस बाहर आ गया। यानी ये अभिक्रिया को करवा रहा है, इसमें अब कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया को बढ़ा या घटा देते हैं लेकिन स्वयं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तो ओ सर इसका मतलब यहाँ पे ये तो उत्प्रेरक है, बिल्कुल सही पहचाना। ये यहाँ पर क्या है? उत्प्रेरक। देखो अभिक्रिया पूरी हो गई, ये इस तरह से आया था और इस तरह से वापस बाहर निकल गया। अब अगर इसकी संपूर्ण अभिक्रिया को अपन लिखना चाहे तो जैसा कि मैंने अभी लिखा ही था थोड़ी देर पहले, ठीक है, संपूर्ण अभिक्रिया को अपन यहां लिख रहा हूं मैं। कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये था बेंजीन, ठीक है, इस बेंजीन पर किसकी क्रिया कराई थी अपन ने? क्लोरीन की। किसकी उपस्थिति में कराई थी? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। क्या बना? क्लोरोबेंजीन। और बाहर क्या निकला? HCl। देखिए ये बना, ये बना, ये निकला, ये निकला। ठीक है, तो ये हो गया बेंजीन वलय पर हेलोजनीकरण। बिल्कुल कंप्लीट व्यवस्थित तरीके से इसको बताया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी है, ये बहुत ही इजी है। ठीक है जी, चलो अगला हम देखते हैं कि क्या है आपका नया जो तरीका, मतलब नई जो विधि है उसको लेकर हम बात करते हैं। बात करते हैं अपन पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण को लेकर। किसको लेकर? पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण को लेकर। उससे पहले हम बात कर सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये कहां कहां पे जुड़ सकता है, उसको लेकर हम बात करते हैं। ठीक है, यदि ऑलरेडी अगर इसके ऊपर कोई CH3 समूह उपस्थित हो तो क्या होगा देखिएगा। एक वो भी बता देता हूं मैं आपको। यहां पर तो केवल बेंजीन था, केवल क्या था? बेंजीन था। ठीक है, अब अगर मान लो मैं ले लेता हूं टोलुइन, ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? टोलुइन। ठीक है, टोलुइन जानते हो, मेथिल बेंजीन जिसे हम कहते हैं, ये वाला CH3। ठीक है जी, ये हमने ले लिया, बड़ा समूह है ऑलरेडी, इस पर यहां पे तो कोई हाइड्रोजन तो है ही नहीं। अब क्या होगा? इसकी क्रिया अपन करा रहे किसके साथ? Cl2 से। किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में इसकी क्रिया अपन करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। बेंजीन की 3 कंडीशन होती है, देखिएगा 3 स्थितियां होती है बेंजीन के ऊपर। मैं एक बार इधर स्थितियों को बना देता हूं। ये बेंजीन है और ये CH3, ऊपर कोई सा भी समूह लगा दो आप। एक तो ये स्थिति होती है, इसे अपन बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। इसको अपन बोलते हैं मेटा। और ये जो स्थिति है ना, इसको अपन बोलते हैं पैरा। ठीक है जी, ऑर्थो, मेटा और पैरा। इसको मैं समय और इधर बना देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। शॉर्ट में इसको मैं बताऊंगा अब आपको। 3 स्थितियां होती है बेंजीन के ऊपर, एक तो ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। ये CH3 है, ये ऑर्थो स्थिति, ये मेटा स्थिति और ये पैरा स्थिति। ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 स्थितियां होती है बेंजीन के ऊपर। ये जो कार्बन है इसको अपन बोलेंगे ऑर्थो, ये क्या कहलाएगा आपका? मेटा, और ये क्या हो जाएगा? पैरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रखते हो, ओम प्रकाश। कैसे याद रख सकते हो? ओम प्रकाश, है ना, सीधा सा भाई, ओम प्रकाश। भाई फेमस नाम है, सबको पता है, अपने राजस्थान के अंदर तो बहुत फेमस है ओम प्रकाश, है ना। तो यूं याद रख सकते हो, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। क्लियर? तो ये 3 स्थितियां होती है। अब अपन बात कर रहे हैं, यहां पर आते हैं अपन, यहां क्या होगा देखिएगा। तो यहां क्या होगा कि ये जो क्लोरीन है ये 2 स्थितियों के ऊपर जुड़ सकता है, या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर या फिर जुड़ेगा पैरा पर। ये मेटा पर नहीं जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा किस पर? ऑर्थो पर, या जुड़ेगा पैरा पर। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? समझिएगा। ठीक है, यहां जो उत्पाद बनेगा, ये जो क्लोरीन है, या तो कहां पर जुड़ सकता है? ऑर्थो पर जुड़ सकता है। कहां पर जुड़ सकता है? ऑर्थो पर। इसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको, ऑर्थो पे क्यों जुड़ता है, मेटा पे क्यों जुड़ता है। ठीक है, CH3 या तो ये जुड़ेगा यहां पर ऑर्थो पर,
जब यहां से जुड़ेगा तो यहां का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस HCl। बाहर तो निकलेगा निकलेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन यहां से बाहर निकलेगा। या तो जुड़ेगा ऑर्थो पर या फिर जुड़ेगा किस पर, पैरा पर, मेटा पर नहीं जुड़ेगा। अब मेटा पर क्यों नहीं जुड़ेगा इसकी अपन बात करेंगे। या तो जुड़ेगा पैरा पर या फिर कहां पर जुड़ेगा, ऑर्थो पर जुड़ेगा। यहां पर क्यों जुड़ता है, ये दो उत्पाद ही क्यों बनते हैं सर, यहां पर क्यों नहीं जुड़ा, तो रुको अभी बात करते हैं। यहां पर यानी ये मेटा पर क्यों नहीं जुड़ा, इसको लेकर हम बात करते हैं। चलो अपन इसके ऊपर आते हैं, एक बार इसको खोल के लिखते हैं अपन। ये इस तरह से स्थिति है और ये क्या जुड़ा हुआ है इसके ऊपर, इस तरह से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए कि इसके अंदर क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। ये पाइबंद है और ये जो बेंजीन है इससे जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी ये द्विबंधित कार्बन है ना, द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं, अति संयुग्मन में भाग लेते हैं। किसमें भाग लेते हैं, अति संयुग्मन में भाग लेते हैं। सबसे पहले तो ये कैसे टूटेगा देखिएगा, FeCl3 प्लस Cl2, तो ये टूट जाएगा FeCl4 माइनस, FeCl4 माइनस, और बाहर क्या निकलेगा Cl प्लस। यानी इस Cl प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई ये जो क्लोरीन जब इस बेंजीन वाले पर आक्रमण करेगा तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये उसी स्थिति पर आक्रमण करेगा जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन कहां पे मिलेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा यहां पर क्या होगा, अति संयुग्मन होगा, हाइपर कंजुगेशन जिसे अपन बोलते हैं, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन में अल्फा हाइड्रोजन भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। अब आप कहोगे गुरुजी अति संयुग्मन क्या होता है, तो मैं यही कहूंगा कि 11th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा तो थोड़े दिन वेट कर लो, हम वीडियो लाएंगे। 11th क्लास की भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी क्लासें हैं, तो वहां आपको ये चीजें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब ये यहां पर ये जो Cl प्लस है ये इस कहां पर अटैक करेगा देखिएगा, ठीक है। ये Cl प्लस जो है ये कहां पर अटैक करेगा, ये बंध जो है अति संयुग्मन के द्वारा यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये बंध कहां जाएगा बताओ, ये बंध कहां आएगा, यहां पर आ जाएगा, आएगा ना। अगर ये बंध यहां आएगा तो आपको अगली कंडीशन क्या मिलेगी देखिएगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अति संयुग्मन से ध्यान रखना कि वो हाइड्रोजन जाता नहीं कहीं पे भी, यहां पर क्या जाएगा, द्विबंध आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्विबंध, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा बताओ, माइनस आ जाएगा ना। तो ये इधर गया, ठीक है, और ये बंध है ये इधर, और ये इधर है ये। अब ये बंध यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो माइनस था ये कहां आएगा, यहां आएगा। तो ये कहां चला जाएगा, आप कहोगे सर यहां आ जाएगा इस जगह पे। तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी, अगली कंडीशन जो अपने को मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी देखिएगा, ये इस तरह से यहां पर सीधा बन जा रहे, ये लो, ठीक है। यहां पर क्या आ गया, ये द्विबंध, और यहां पर क्या आ गया, ये माइनस आ गया, ये इलेक्ट्रॉन, और ये बंध यहां पे है ही है, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये यहां जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। तो अगली कंडीशन क्या मिलेगी आपको, ये H और ये तो है ही नहीं, जुड़ा हुआ नहीं है, इस तरह से ये द्विबंध, यहां पर क्या जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस आपको कहां कहां मिला, एक तो मिला यहां पर जिसे अपन बोलते हैं ऑर्थो पर, और एक मिला अपने को पैरा पर, फिर वापस किस पर आ गया, ऑर्थो पर। यानी जो आपको जो ऋणावेश मिल रहा था वो कहां पे मिल रहा था, दो स्थिति के ऊपर आपको ऋणावेश मिल रहा था। एक तो मिल रहा था इस जगह पे, एक मिल रहा था यहां पर। ये तो कौन से हो गए, ऑर्थो हो गए ना। ये ऊपर आपका CH लगा हुआ है, ये CH3, ठीक है। तो ऋणावेश आपको कहां दिखाई दे रहा है इस पूरी संरचना में, एक तो कहां मिल रहा है देखो ऑर्थो पर, एक मिल रहा पैरा पर, मेटा पर आपको कोई आवेश नहीं दिख रहा। और जो आक्रमण करने वाला जो समूह है वो है Cl प्लस, और इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऐसी स्थिति पर जाएगा जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि इसको इलेक्ट्रॉन कहां मिल सकते हैं, तो आप कहोगे गुरुजी इसको या तो मिलेंगे ऑर्थो पर या फिर मिलेंगे कहां पर, पैरा पर। मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं ना। तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो ये कहां जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा, इसलिए यहां पर मेटा उत्पाद नहीं बनता है, ठीक है। तो ये इसका एक
कारण होता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। ठीक है जी, चलो। तो अब बात आती है कि गुरुजी यहां से क्यों नहीं निकला, ये जो कार्बन है यहां से हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला? तो देखो, इससे यहां से भी अपन निकालेंगे भी। ठीक है, अभी तो अपन ने बेंजीन वाले से निकाला है, अब अपन यहां से भी निकालते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो पदार्थ है ना, ये यहां से चेंज कर देते हैं और यहाँ की कुछ परिस्थितियां जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, अगर यहां पर अपन क्या ले लें, सूर्य का प्रकाश ले लें, क्या ले लें, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो ये क्या होगा, मुक्त मूलक के रूप में टूट जाएगा। किस रूप में टूट जाएगा, मुक्त मूलक के रूप में। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं इसकी पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण, यानी पार्श्व श्रृंखला से हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा उसकी अपन बात करते हैं। पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण। पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण का मतलब क्या होगा, देखो वही लेता हूं मैं फिर से। ये CH3 और इसकी क्रिया करा रहा हूं मैं किससे, Cl2 से। पहले मैंने क्या लिया था, यहां पर आयरन क्लोराइड लिया था, FeCl3 लिया था। क्या लिया था, FeCl3। अब मैं यहां पर FeCl3 ना लेके मैं यहां पे लूंगा सूर्य का प्रकाश। ये जो अभिक्रिया कराऊंगा मैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाऊंगा। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देखिए HNu का मतलब क्या होता है, सूर्य का प्रकाश। आप HNu लिख सकते हो या UV लिख सकते हो। तो अब क्या होगा कि हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, तो क्या होगा देखिएगा, CH2Cl और बाहर क्या निकल गया, HCl। भाई ये क्लोरीन यहां जुड़ गया, यहां से हाइड्रोजन निकल गया, देखो बाहर क्या आ गया, HCl। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये मुक्त मूलक क्रियाविधि से होता है। किससे होता है, मुक्त मूलक। जब भी ध्यान देना कि जब भी प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया कराई जाती है, तो उसकी जो विधि होती है वो होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ज्यादा कुछ विशेष ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैं एक बार खोल के लिख देता हूं आपके सामने। ये H और ये H और ये क्या है, क्लोरीन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहां पर क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनेंगे। मुक्त मूलक का मतलब क्या होता है कि मुक्त मूलक का बनते जब सहसंयोजक बंध का जो विखंडन है वो क्या होता है, समान स्विति से होता है। ठीक है, यानी जब सहसंयोजक बंध का समान विखंडन होता है, समान विखंडन का मतलब एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों परमाणु पर एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाए, जैसे देखो ये आ गया, तो इस पर क्या बनता है, मुक्त मूलक। तो यहां पर भी क्या होगा, समान विखंडन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए इधर यह बना देता हूं मैं। ये इस तरह से ये बेंजीन है। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तुम क्या इसको लोड लेके पढ़ते हो ना, इसलिए लफड़ा होता है तुम्हारे। ये इस पर क्या आ गया, मुक्त मूलक आ गया। और सामने क्या है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, ये क्लोरीन मुक्त मूलक और ये क्लोरीन मुक्त मूलक। यहां से क्या निकलेगा, ये हाइड्रोजन मुक्त मूलक निकलेगा। तो अब देखिए ये क्लोरीन मुक्त मूलक किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा, और ये किस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो CH2Cl हो गया ना, और ये देखो क्या निकल जाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर क्या हो, मैं यहां पर क्या करूं, क्लोरीन की मात्रा ज्यादा ले लेता हूं, मान लो क्लोरीन की मात्रा क्या कर लेता हूं, ज्यादा ले लेता हूं इसकी जगह पे, बहुत सारे क्लोरीन, यानी ज्यादा क्लोरीन ले लूंगा, तो फिर ये क्या करेंगे, इसको निकालते जाएंगे बार बार कंटिन्यू। ठीक है, तो कारण समझ में आ गया। अब यहां पर अपन क्लोरीन की मात्रा क्या ले लेते हैं, ज्यादा ले लेते हैं। ठीक है, इसको वापस लिख रहा हूं एक बार। क्लोरीन को अपन क्या ले लेते हैं, आधिक्य में लेते हैं। आधिक्य का मतलब इसको ज्यादा मात्रा में अपन लेते हैं। ठीक है, ये Cl2 मैं ले रहा हूं आधिक्य में। आधिक्य का मतलब क्या होता है, इसको ज्यादा मात्रा में, यानी ये बहुत ज्यादा क्लोरीन है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकालते ही जाएगा, यहां से हाइड्रोजन को क्या करेगा, निकालते जाएगा। जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाएंगे तब तक ये रुकेगा ही नहीं। जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाएंगे तब तक ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक हाइड्रोजन निकालते हैं। क्या होगा, CH2Cl क्या हो जाएगा, इस यहां पर बाहर क्या निकलेगा, यहां लिख देता हूं, ये बाहर निकलेगा -HCl। बाहर क्या निकल जाएगा, -HCl।
और ये क्या हो जाएगा CH2Cl, भाई एक निकल गया। फिर क्लोरीन आधिक्य में ना, तो बहुत ज्यादा मात्रा में, तो और क्या होगा, फिर देखो फिर बाहर क्या निकलेगा -HCl। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, सारी की सारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की। यहां से फिर निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो CH, अब ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन कितने हो जाएंगे, CHCl2, तो फिर से निकल गया ना यहां से। अब एक और बार करा दो Cl2, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो अभी क्या बचेगा CCl3, इस तरह से। और फिर से बाहर क्या निकल गया, ये HCl यहां से बाहर निकल गया। तो अगर शॉर्ट में अपन लिखना चाहे तो देखो कितने क्लोरीन हमने काम में लिए, ठीक है, टोटल अपन काम में लिए 6 क्लोरीन। तो इसको आप डायरेक्ट इस अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हो सीधा, भाई आधिक्य में अगर अपन लेंगे तो इसको, एक तो ये बेंजीन मेरे से, CH3 कितने लिए अपन ने, 3Cl2 ले लेंगे, तो 3 क्लोरीन यहां लिख लेंगे, लग जाएंगे, और 3 क्लोरीन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लेकर भग जाएंगे, HNu, और ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये लो CCl3 और बाहर क्या निकल जाएगा 3HCl। तो इस अभिक्रिया को आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पार्श्व श्रृंखला से हेलोजनीकरण। क्रियाविधि जो होगी कौन सी होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। कौन सी होगी, मुक्त मूलक क्रियाविधि होगी। और बेंजीन, आप कहोगे सर बाहर क्यों निकल रहा है, ये बाहर से क्यों निकला, हाइड्रोजन जो है ये बाहर से क्यों निकला, क्योंकि जो बेंजीन वलय जो है, बेंजीन वलय के अंदर जो पाइबंद है उसका क्या होगा, मुक्त मूलक के रूप में वो बंध नहीं टूट सकता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बेंजीन वलय के अंदर वो क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, विस्थानीकरण होगा, तो वो मुक्त मूलक के रूप में नहीं टूटेगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये पार्श्व श्रृंखला से मुक्त मूलक के रूप में टूट जाएगा और यहां से बाहर निकल जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है जी। चलो आगे अपन बात करते हैं डाईएजोटीकरण क्या होता है, उसको लेकर हम बात करते हैं, डाईएजोटीकरण, ठीक है। चलो इसको मिटा देते हैं, बात करते हैं डाईएजोटीकरण को लेकर। भाई ये डाईएजोटीकरण क्या होता है, देखो डाईएजोटीकरण में सबसे पहले क्या बनेगा, डाईएजोनियम लवण बनेगा। क्या बनेगा, डाईएजोनियम लवण बनेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइड और HCl की क्रिया कराते हैं। किसकी क्रिया कराते हैं, सोडियम नाइट्राइड यानी NaNO2, और इसकी क्रिया कराते हैं अपन किसके साथ, HCl के साथ कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं इसको, ताकि ऊपर थोड़ा हो सकता है कट रहा हो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो यहां से ये बाहर निकल जाएगा कौन, NaCl, ठीक है जी। NaCl बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका HNO2, और बाहर क्या निकल गया NaCl। जैसे होता है ना एक HNO3, इसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। उसी प्रकार से HNO2 जो होता है, HNO2 इसको बोलते हैं नाइट्रस अम्ल। जैसे अपन कहते हैं ना H2SO4, इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। और अगर यही अगर इस प्रकार से हो H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। जैसे कि अपन लिखते हैं H3PO4, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं H3PO3, इसको अपन बोलेंगे फॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलेंगे, फॉस्फोरस। यानी नाइट्रिक अम्ल नाइट्रस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल फॉस्फोरस अम्ल। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस अम्ल। देखिए ये जो नाइट्रस अम्ल है ना, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, एनिलीन के साथ करवाएंगे। अब आप कहोगे गुरुजी एनिलीन क्या होता है ना। देखिए इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, एनिलीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, देखिए जब बेंजीन वलय के ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, NH2, इसको अपन बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। इस एनिलीन की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, HNO2 प्लस HCl, ठीक है। ये हो गया नाइट्रस अम्ल, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बनेगा, आपके पास बनेगा डाईएजोनियम लवण बनेगा। क्या बनेगा, डाईएजोनियम लवण, ठीक है। क्या बन जाएगा, डाईएजोनियम लवण। देखिएगा यहां से बाहर क्या निकलेगा, पहले तो आपको वो सोचना है।
यहां से 2 हाइड्रोजन निकले जाएंगे, एक ये निकलेगा, यानी कितने हो गए 3 और एक ये 4, चारों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये निकल जाएगी ऑक्सीजन बाहर, ठीक है। और यहां पर ये जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। तो इस प्रकार से आपके पास कंडीशन आएगी। डाइएजोनियम लवण कैसे बनता है, क्या होता है, उसको लेकर हम बात करते हैं। देखिएगा डाइएजोनियम लवण यही है, और ये नाइट्रोजन, और यहां पर ये त्रिबंध होता है, इस पर क्या होता है प्लस, और ये Cl माइनस, ये होता है डाइएजोनियम लवण। इसको अपन बोलते हैं डाइएजोनियम लवण कहते हैं, ठीक है जी, डाइएजोनियम लवण, ठीक है। अब क्लोरीन देखो इस पर बंध नहीं बना रखा। क्लोरीन तो क्या है, रुकने का कारण क्या है कि ये धनावेश, जिसकी वजह से इस पर क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है। क्लोरीन जुड़ा हुआ नहीं है नाइट्रोजन के साथ, ध्यान देना, ठीक है। तो बाहर क्या निकलेगा, देखो 2 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यानी 2H2O, ये बाहर निकल गया। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं डाइएजोटीकरण। क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण, यानी डाइएजोनियम लवण का जो निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइएजोटीकरण, ठीक है जी, क्लियर। तो अब देखिएगा आगे जो अपन काम में लेंगे वो अपन काम में लेंगे इस डाइएजोनियम लवण को काम में लेंगे, और इस डाइएजोनियम लवण से अपन एरिल हैलाइड या हेलो एरिन कैसे बनाते हैं उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है जी। तो इसको मिटा देता हूं मैं। डाइएजोनियम लवण कैसे बनता है ये आपने देखा, चलो इसके आगे हम बात करते हैं। आगे मिटा दे इसको, चलो अब अपन एनिलीन से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एनिलीन से। एनिलीन से अपन क्या बनाएंगे, हेलो एरिन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हेलो एरिन। तो कैसे बनता है देखिएगा, मैं लेता हूं डाइएजोनियम लवण। क्या लेता हूं, डाइएजोनियम लवण, यानी अब इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं N2 प्लस और Cl माइनस। वही था ना, 2 नाइट्रोजन थे, N2 प्लस और Cl माइनस, मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब इसकी क्रिया कराऊंगा मैं, मान लो कि कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में या कॉपर ब्रोमाइड की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराऊंगा। मैं इसको गर्म करूंगा, मैं इसको, ठीक है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, इसकी उपस्थिति में इसको क्या करूंगा, गर्म करूंगा। क्या करूंगा, गर्म करूंगा, ये लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहां पर क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और बाहर क्या निकल जाएगा, N2। क्या निकल जाएगा, N2, ठीक है। या इसकी जगह पे मैं क्या करवा देता हूं, इसकी क्रिया, या यूं कह सकते हैं इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे आपके बुक में लिख रखा है वैसे लिख देता हूं, चलो मैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। Cu2Cl2, इसकी उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है जी। और देखो ये डाइएजोनियम लवण बनाता हूं मैं। अरे यार मेरे तो ये बेंजीन मेरे से सही से बनता नहीं है, पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है जी। यहां पर अपन लेते हैं Cu2Br2। क्या लेते हैं, Cu2Br2, इसको इसके साथ गर्म करेंगे, ठीक है जी। तो ऊपर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन, Br, बाहर क्या निकल जाएगा, N2 प्लस Cu2BrCl। सर आपने यहां तो लिखा ही नहीं, लिखता तो भी क्या होगा, सेम ही होगा ना भाई। क्लोरीन यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, निकलेगा तो ये कहीं निकलेगा, ऐसा कैसे निकलेगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं उसको, ठीक है। तो ये जो दोनों अभिक्रिया होती ना, या इसको अपन बोलते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। कौन सी बोलते हैं, सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंडमायर अभिक्रिया। तो ध्यान रखिएगा सेंडमायर अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो नोट्स जो आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही लिए होंगे, उसके अंदर लैंग्वेज आपको मिल सकती है। बाकी इन अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, सेंडमायर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंडमायर, ठीक है। कुछ किताबों में जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आपके यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, और आपकी बुक के अंदर यहाँ पर क्या दे रखा है, HCl। तो आप चाहो तो यहाँ पर HCl भी लिख सकते हो, इस तरह से, है ना, HCl, ठीक है। अगर आप यहाँ पे HCl लिखोगे तो यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा आपके, फिर वापिस से, जैसे यहाँ पर आप क्या लोगे, HBr लोगे। क्या लोगे, HBr लोगे। क्या लोगे, HBr, ठीक है। तो यहाँ पे ये बाहर निकल जाएगा, तो इधर क्या निकले मिलेगा तुमको, वापिस देखो इधर
समझेगा इधर, अगर यहां HBr लिखते हो तो यहां से ये ब्रोमीन जाएगा, यहां जुड़ेगा, तो यहां से क्या आएगा क्लोरीन, तो यहां आपको क्या मिलेगा फिर HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl, अगर आप इस तरह से लिखते हो तो मैंने ये किताब का भी तरीका आपको बता दिया है, ठीक है, बाकी एनसीईआरटी का भी मैंने आपको बता दिया। तो ये जो अभिक्रिया है ये आपकी बुक की हो गई, यानी RBSc की हो गई, ये जो दोनों अभिक्रिया है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डाइएजोनियम लवण। जब डाइएजोनियम लवण की क्रिया किसके साथ कराई जाती है? कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर एक क्या होता है कि मैं केवल कॉपर के साथ अगर इसको गर्म करता हूं, केवल किसके साथ, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ताकि फिर अपन इसको मिटा के आगे बढ़े। अब क्या करूं, अगर मैं इस डाइएजोनियम लवण को क्या करूं, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करता हूं? गर्म करता हूं, ठीक है। चलो ये होगी सेंडमायर अभिक्रिया। ये डाइएजोनियम लवण है, अगर इस डाइएजोनियम लवण को मैं क्या करूंगा, कॉपर चूर्ण के साथ क्या करता हूं? गर्म करता हूं। किसके साथ? कॉपर के चूर्ण के साथ गर्म करता हूं। कॉपर चूर्ण, उसके साथ मैं क्या करूंगा? गर्म करूंगा, तो यहां से N2 निकल जाएगा, ठीक है जी। और यहां पर क्या लग जाएगा? ये क्लोरीन, और बाहर क्या निकल जाएगा? N2। इस अभिक्रिया को बोलते हैं गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जब डाइएजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, जब डाइएजोनियम लवण को कॉपर चूर्ण के साथ क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अगर इस डाइएजोनियम लवण की क्रिया में पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दूं, N2+Cl-, इसकी क्रिया कर देता हूं किसके साथ? मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ करता हूं। इसको भी मैं इसके साथ क्या करता हूं? गर्म करता हूं। तो यहां से बाहर निकल जाएगा KCl और N2, और ऊपर क्या जुड़ जाएगा? आपका आयोडीन जुड़ जाएगा, यानी आयोडोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आयोडोबेंजीन। और बाहर क्या निकल गया? KCl। क्या निकल गया? KCl, ठीक है जी। तो ये अपन ने देखा कि डाइएजोनियम लवण से जो है किस प्रकार से एल्किल हैलाइड बनाया जा सकता है, उसको लेकर हमने बात की, ठीक है जी। क्लियर? मिटा दें। अगला आता है रोसिंग प्रक्रम। कौन सा? रोसिंग प्रक्रम। मिटा दें इसको। चलो, रोसिंग प्रक्रम क्या होता है? यह हेलोएरिन निर्माण की एक औद्योगिक विधि है। हेलोएरिन निर्माण की क्या है? एक औद्योगिक विधि है रोसिंग प्रक्रम। हेलोएरिन निर्माण की एक औद्योगिक विधि, रोसिंग प्रक्रम। इंपॉर्टेंट कर देना इसको, सीधा सब पूछा जा सकता है। यानी ये हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन निर्माण की क्या है? औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि, क्लोरोबेंजीन निर्माण की क्या है? औद्योगिक विधि है। इसमें कुछ नहीं करते, देखो बहुत इजी है, सीधी सी है, ये तो बहुत भोली भाली है। ये बेंजीन है, और इस बेंजीन की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ? कराते हैं HCl के साथ, विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्रिया करवाते हैं अपन, ठीक है। तो अब क्या होगा देखिएगा, इधर ये क्लोरीन यहां जुड़ेगा, तो यहां पर क्या है? हाइड्रोजन है ना, C6H6 है भाई, ये C6H6, तो यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना देंगे? H2O। क्या बना देंगे? H2O बना देंगे। और ये हो गया आपका रोसिंग प्रक्रम। क्या हो गया? रोसिंग प्रक्रम। ये Cl और बाहर क्या निकल गया? H2O। H2O कहां से आया? ये एक हाइड्रोजन है, और यहां से जब क्लोरीन जुड़ेगा तो यहां से भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। यहां से भी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो ये अपन क्या करते हैं, जो कॉपर क्लोराइड होता है, यहां पर एक और भी होता है CuCl2, ये भी लिख देते हैं चलो। तो ये है रोसिंग प्रक्रम, क्लोरोबेंजीन निर्माण की एक औद्योगिक विधि है, ठीक है। बेंजीन की किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। यहां पर वायु प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन, जिसे अपन बोलते हैं रोसिंग प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोसिंग प्रक्रम, ठीक है जी। अगला आता है हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया?
हुंस डिकर अभिक्रिया। इसमें अपन क्या करते हैं कि सिल्वर लवण की क्रिया, बेंजीन के जो सिल्वर लवण की क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। COOAG, इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, ये निकलेगा AgBr और बाहर क्या निकल जाएगा, CO2। यानी यहां पर होगा वी कार्बोक्सिलीकरण और हेलोजनीकरण, दो क्रियाएं होगी यहां पर, Br और क्या निकलेगा, CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो यहां पर दो क्रियाएं हो रही, एक तो हो रही है कौन सी, ब्रोमीनीकरण, यानी ब्रोमीन का योग हो रहा है, ब्रोमीनीकरण। जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन का जुड़ना। अगर हेलोजन में अगर क्लोरीन जुड़ रही तो अपन को क्या बोलेंगे, क्लोरीनीकरण। आयोडीन जुड़ रहा तो आयोडीनीकरण, फ्लोरीन जुड़ रहा तो फ्लोरीनीकरण। उसी प्रकार से ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमीनीकरण। और CO2 का निकलना, CO2 का जुड़ना तो होता है कार्बोक्सिलीकरण, और CO2 का निकलना क्या कहलाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहलाता है, वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण। तो यहां पर दो घटनाएं हो रही है, एक तो ब्रोमीनीकरण यानी ब्रोमीन जुड़ रहा है और CO2 निकल रही है, तो क्या हो जाएगा, वी कार्बोक्सिलीकरण। और इस अभिक्रिया का एक नाम है, ये तो प्रक्रिया थी, इस अभिक्रिया का नाम है हुंस डिकर अभिक्रिया। कौन सी है, हुंस डिकर अभिक्रिया बोलते हैं इसको, हुंस डिकर अभिक्रिया। ठीक है जी, तो ये हो गई हेलो एरिन निर्माण की विधियां हो गई। क्या हो गई, हेलो एरिन निर्माण की विधियां, यानी किस किस प्रकार से जो है अपन हेलो एरिन बना सकते हैं, इसको लेकर हमने चर्चा की। ठीक है जी, तो बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। और हेलो एरिन क्या होते हैं, इसका नॉर्मल अपन ने बात की थी। हेलो एरिन क्या होंगे, यानी जब एरोमेटिक यौगिक से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, हेलोजन के द्वारा हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेलो एरिन कहते हैं। ठीक है, इसमें जो नेम्ड रिएक्शन की बात करें, ये आपने लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। अगर यहां पर नेम्ड रिएक्शन की बात करें तो नेम्ड रिएक्शन में अपन ने क्या क्या देखा था, देखिए, एक तो जैसे अपन ने प्रक्रिया देखी थी, उसको नेम्ड रिएक्शन नहीं कहूंगा मैं। एक तो कौन सी प्रक्रिया थी, डाईएजोटीकरण। कौन सी थी, डाईएजोटीकरण, यानी डायजोनियम लवण बनता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डायजोटीकरण। फिर अपन ने बात की थी, एक अभिक्रिया थी नेम्ड रिएक्शन सेंड-मायर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेंड-मायर अभिक्रिया। एक अपन ने बात की आज गाटरमान अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में, गाटरमान अभिक्रिया के बारे में। एक अपन ने बात की रोसिंग प्रक्रम के बारे में, रोसिंग प्रक्रम। और एक अपन ने बात की हुंस डिकर अभिक्रिया के बारे में, हुंस डिकर अभिक्रिया। ठीक है, तो हेलो एरिन क्या होते हैं, इसके निर्माण की प्रमुख कौन कौन सी विधियां हैं, इसके अंदर अनुनाद कैसे होता है, उसको लेकर अपन ने चर्चा की। ठीक है, हेलोजनीकरण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होता है, और किस प्रकार से उसके अंदर जो एरिनियम आयन है उसमें अनुनाद कैसे होता है, इसको लेकर भी हमने डिटेल में चर्चा की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके 12th बोर्ड के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। अच्छे से अगर इसको पढ़ा है, अच्छे से इन अभिक्रियाओं को समझा है, इनकी जो नोट्स की अगर अपन बात करें तो मैंने बार बार हर वीडियो में मैं कह रहा हूं कि इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से आप इनके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नीचे आपको नंबर पे, पट्टी पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इन पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और एक पुणे में हाथ जोड़ से आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो, कैसे हो, इस तरह के मैसेज ना करें। इस तरह के मैसेज से मैसेज की जो संख्या है वो ज्यादा बढ़ जाती है। यदि कोई ज्यादा ही आपके आवश्यक हो तो ही आप मैसेज करें। ठीक है, जब भी हम समय मिलेगा हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप जैसे क्वेश्चन बोलने देखा कि बहुत सारे बच्चे जैसे क्वेश्चन भेजा और तुरंत वापस, जैसे मान लो हमने देख भी लिया, मान लो देख लिया तो इसका मतलब फोन पड़ा था, फोन के अंदर वो जैसे नोटिफिकेशन आया, चेक कर लिया भाई क्या किसका क्या मैसेज आया। तो जरूरी थोड़ी कि हम फ्री बैठे हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, जब भी समय मिलेगा आपको रिप्लाई देंगे।
लेकिन आप फिर मैसेज का अंबार लगा देते हो, हेलो सर, हेलो हेलो सर, क्या हुआ, रिप्लाई तो दो, क्या हुआ। अरे भाई शांति रखो, दे देंगे रिप्लाई। ऐसा तो हुआ नहीं ना, कोई ऐसा बच्चा तो है नहीं जिसको रिप्लाई नहीं दिया हो। रिप्लाई सबको दिया जाता है, समय लगता है, लेकिन दिए दिए जरूर है मैंने। ठीक है, जैसे कोई संबंधित अगर मान लो जैसे आपने बायोलॉजी का क्वेश्चन भेजा या इंग्लिश का भेजा, तो मैं ऐसा तो नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो जब वो सर आएंगे तो उनके सामने रखेंगे, भाई किसी बच्चे की ये समस्या है, तो आपकी समस्या का समाधान करेंगे ना, तो आप थोड़ा इंतजार कर लिया करो यार। ठीक है, तो आज की कक्षा में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये कक्षा पसंद आई होगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा। और यदि वही बात बार बार, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मजा आ रहा है, पढ़ने में अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।